अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आओ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइज़ के बारे में मज़ीद जानते हैं। साइटोप्लाज्म सबसे पहले हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सेल के बुनियादी कंपोनेंट हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके साइडों पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस समेत साइटोप्लाज्म समेत उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी हमारे पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइज वगैरह होती हैं वो सारा का सारा हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो इस तरह हमारे पास लिविंग कंपोनेंट जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है और दूसरा हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, और वो दोनों मिलकर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म या लिविंग कंपोनेंट ऑफ दी सेल बनाते हैं। आगे साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। एक्वस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आगे ऑर्गेनाइज तैर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं और बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कई किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कई किस्म के एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हम ग्लूकोज वगैरह को तोड़ते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं, तो वो भी सारे के सारा प्रोसेस भी हमारे पास साइटोसोल के अंदर आता है। और उसके बाद आगे मज़ीद ऑक्सीडेशन उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसके अंदर कई किस्म की सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, कई किस्म की इंक्लूजन होती हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट भी होते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट भी होती हैं। जो भी स्टोरेज मटेरियल होता है वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर तो कई किस्म के स्टोरेज मटेरियल होते हैं, कई किस्म के यूजेबल मटेरियल होते हैं, कई किस्म के वेस्ट मटेरियल होती हैं जिनको आगे बाहर भेजना होता है बाद में। आगे सॉल्युबल पार्ट अगर बात करें उसकी, तो साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट हमारे पास साइटोसोल होता है और ये क्या होता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है और इस 90% हमारे पास वाटर पर मुश्तमिल होता है और ये इट फॉर्म सोल्यूशंस, ये और एक सोल्यूशन बनाता है जिसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ सारे होते हैं। जो भी बायो एलिमेंट होते हैं जो कि हमने पढ़े थे 12 बायो एलिमेंट होते हैं जो कि सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल की बात करें और आयंस वगैरह की बात करें तो वो बिल्कुल होमोजीनियसली सॉल्युबल होते हैं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। और दूसरे अगर लार्ज मालिक्यूल की बात करें तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और यूनिफॉर्मली डिज़ॉल्व नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है उसकी आगे मज़ीद हमारे पास सोलिक फॉर्म में होता है, नॉन विस्कस फॉर्म में, और जेल की फॉर्म में भी हो सकता है जो कि विस्कस होता है। और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल्स हमारे पास आमतौर पर जेल की सूरत में होते हैं। तो इस तरह हम अगर साइटोसोल को मज़ीद देखें, हमारे पास साइटोप्लाज्म दो कंपोनेंट में पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास साइटोसोल और दूसरा हमारे पास साइटोजेल या साइटो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारे पास जो जिसमें के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। आगे साइटोसोल की मज़ीद अगर हम बात करें साइटोसोल की, हमारे पास साइटो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं और साइटोसोल की मज़ीद बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 90% हमारे पास वाटर होता है और 90% वाटर होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल और मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ सब्सटेंसेस डिज़ॉल्व होते हैं। और जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास सोल बनाते हैं। नॉन विस्कस मटीरियल वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और जो हमारे पास लार्ज मालिक्यूल होते हैं वो हमारे पास हेट्रोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर कोलाइडल की आगे बार हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सोल, नॉन विस्कस और जेल, और जिसमें से पेरिफेरल पार्ट हमारे पास क्या होता है, जेल। ये कोलाइडल की किस्म होती हैं। ये साइटोसोल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। आगे साइटो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बाद में हम देखेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनाइज हैं और हर ऑर्गेनाइज को बाद में हम देखेंगे। तो इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्टोर हाउस है, वाइस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोर हाउस है और दूसरे वाइटल केमिकल के लिए भी स्टोर हाउस का काम करता है। और कई किस्म के केमिकल रिएक्शन के लिए ये जगह भी होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के सारे रिएक्शन हमारे पास साइटोसोल के अंदर होते हैं। सारा ग्लूकोज को पायरोविक एसिड के दो मालिक्यूल के अंदर तोड़ दिया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास साइटोसोल में होता है और सारे उसके एंजाइम भी साइटोसोल के अंदर ही पड़े होते हैं। आगे कई साइटो मेम्ब्रेन में हमारे पास कई किस्म की सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रियोल्स। और ये जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के ज़रिए से मदद करती हैं और ये हमारे पास एक्टिव मास मूवमेंट होती है। बहुत ज़्यादा हमारे पास सेल की जो मैस होता है वो मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर।
आगे ऑर्गेनेली की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक नेटवर्क होता है, चैनल का एक नेटवर्क होता है, ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनेली होती है जो कि हमारे पास सारे साइटोप्लाज्म को घेरे हुए होती है। और ये हमारे पास इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होती है, और हमारे पास इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होती है, और इसका कनेक्शन इन दोनों के साथ होता है, इसलिए ये इतनी बड़ी होती है। इन कंटेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है कंटिन्यूस। और ये सारे के सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, चैनल के नेटवर्क के सिस्टम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये हमारे पास जो नेटवर्क है चैनल का और ट्यूब्यूल का और मेम्ब्रेन का, ये हमारे पास हर सेल में मुख्तलिफ होता है। आगे हमारे पास जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बाहर के मटेरियल से डिफरेंट होता है, और उसकी मेम्ब्रेनस जो होती है हमारे पास उसको सिस्टर नहीं कहते हैं, जो कि हमारे पास इसके अंदर जो मटेरियल होता है ऑर्गेनेली के अंदर, वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होता है उससे इसको अलग करता है। आगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर हमारे पास राइबोसोम अटैच होती है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चूँकि राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, तो इस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद या तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएंगे, जैसे हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म एक स्टोर हाउस है, और या फिर हमारे पास सेल से बाहर हम एक्सक्रीट कर देंगे, और बाहर इनकी ज़रूरत होती है तो बाहर चले जाएंगे। ये फिर हमारे पास ये पैकेज करेंगे, उसको जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसको भेजेगा गाल्जी ऑपरेटर्स की तरफ, गाल्जी ऑपरेटर्स उसकी पैकेजिंग करवाएगा और फिर उसकी एक्सोसाइटोसिस करवाएगा और सक्रीशन वगैरह करवाएगा। जो भी हमारे पास सक्रीशन होती हैं वो ज़्यादातर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी ऑपरेटर्स के इंटरप्ले से ही होती हैं। आगे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो विदाउट राइबोसोम होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है और ट्यूब्यूल की फॉर्म में होता है। और ये इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकुलरली लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, और फैटी एसिड सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। आगे हमारे पास ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और वेरियस हार्मफुल केमिकल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस भी कुछ सेल्स में ये करता है, जैसे मसल सेल, नर्व सेल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का भी जिम्मेदार है, और ये स्टोर करता है हमारे पास कैल्शियम, और मसल कंडक्शन के लिए भी हेल्प करता है। जो कैल्शियम सक्रीट करता है, कैल्शियम को स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करता है, और जब ज़रूरत होती है तो सक्रीट करता है, और हमारे पास एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलते हैं और मसल कंट्रैक्शन होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंबाइन फंक्शन की बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और इसकी सेल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल ये साथ अटैच होता है, और न्यूक्लियर पोर वगैरह, और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये उसके ऊपर राइबोसोम छोटे छोटे ये जो स्मॉल पार्टिकल वगैरह अटैच हैं ये नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो विदाउट हमारे पास राइबोसोम अटैच्ड है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, और स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए ही होते हैं।